हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2026 से ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। अ क्वाजी स्टैटिक साइकिल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। देखो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोल दिया, मतलब इसके गैमा सीपी सीवी के वैल्यूज फिक्स हो चुके हैं। जैसे सीपी वैल्यू फॉर अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज 5r/2, द वैल्यू ऑफ सीवी इज 3r/2 एंड इन दोनों का रेशियो मतलब सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो रहेगा दैट इज गैमा। इनका रेशियो लेंगे तो 5r/2 अपॉन 3r/2 ये आ जाएगा 5/3। सो दीज वैल्यूज ऑफ गैमा सीपी सीवी आर वेल डिफाइंड फॉर अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एंड सब में आगे अगर इन वैल्यूज को हमें यूज करना पड़ा तो कर लेंगे। सो यस, दे आर सेइंग अ क्वाजी स्टैटिक साइकिल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस contains an isothermal process AB followed by an isochoric process BC and an adiabatic process CA as shown in the figure। अगर फिगर देखेंगे तो A से इसका प्रोसेस शुरू होगा। द गैस विल गो फ्रॉम A to B। the process A to B is an isothermal process, they have said that over here। देन इट इज गोइंग फ्रॉम बी टू सी। अब बी टू सी एक वर्टिकल लाइन हो गया और ये वाला एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस था, तो बीसी वाला जो प्रोसेस है इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एंड वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रोसेस बीसी बन गया एक आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट इज व्हाट दे हैड सेड इन द क्वेश्चन। फर्दर इन्होंने बोला कि गैस C2A वापस जाएगा एंड C2A जाते टाइम जो पाथ रहेगा दैट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो यस, ऑल एंड ऑल AB is an isothermal path, BC is an isochoric path where the volume is constant, and CA is an adiabatic path, and all in all this comprises the cyclic process of the monoatomic ideal gas। इन्होंने आगे बोला है the volumes of the gas are V1 and V2 at A and B respectively। So at A the volume of gas is V1, at B the volume of gas is V2। Fine। आगे इन्होंने बोला है if the cycle has heat input Q1 and output Q out, then the efficiency of the cycle is defined as eta is equals to Qin minus Q out upon Qin। अब थियोरी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही रहता है। द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज क्यू इन। मतलब पूरे साइकिल में एट सर्टेन स्टेजेस, मतलब ये जो एक स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया, ये तीसरा स्टेज हो गया, किसी ना किसी मतलब हर स्टेज पे हीट या तो अब्सॉर्ब होगा या तो एमिट होगा। सो पूरे प्रोसेस में अगर टोटल हीट अब्सॉर्ब तुम देखोगे तो दैट विल बी क्यू इन एंड पूरे प्रोसेस में जो टोटल हीट एमिटेड रहेगा, टोटल हीट रिलीज्ड रहेगा, दैट विल बी क्यू आउट। एंड फाइनली व्हेन यू डू क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, ये जो रेशियो रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा साइकिल का एफिशिएंसी ईटा। सो ये तुम्हारा नॉर्मल थियोरी का ही पार्ट है। तो फर्दर आगे पढ़ लो। दे आर आस्किंग यू द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। they are asking you to take the value of ln 2। ln 2 means log of 2 to the base e as approximately equal to 0.7। I have taken that question from section 2 of the paper where there can be one or more than one correct answers। So let's begin solving this। Option A says if V2 by V1 is equal to 8, the heat released in the process BC is smaller than the heat absorbed in the process AB। मतलब ऑप्शन ए वेरीफाई करने के लिए बीसी में जो हीट रहेगा वो फाइंड करना पड़ेगा और एबी में भी जो हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड रहेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडिशनली एक और पॉइंट समझ के रखो, सीए जो पाथ था ये एडियाबैटिक पाथ था एंड बिकॉज सीए इज एन एडियाबैटिक पाथ यहाँ पर क्यू का वैल्यू 0 आएगा। अब प्रोसेस एबी पे क्यू का कैलकुलेशन कैसे करना है ये समझ लो। एबी इज एन आइसोथर्मल पाथ। इस पाथ पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू 0 रहता है। अगर डेल्टा यू को 0 डाल दोगे तो 0 इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू लेफ्ट में ले लिया तो Q इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विथ राइटिंग Q इक्वल टू डब्ल्यू। सो ऑन द प्रोसेस AB the heat absorbed or emitted that will be given by Q equal to W and work done for an isothermal process इसका फॉर्मूला रहता है nRT ln of V2 by V1। फिलहाल n का वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं है। n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का कितना मोल्स लिया था ये इन्होंने बोला नहीं है, तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वी विल लेट इट रिमेन एज n ओनली। r anyway was the gas constant। T is the temperature along the entire path AB। So you can say that at point A also the temperature of the gas is T, at B also the temperature of the gas is T only। Let us say at point C the temperature of the gas is T dash एंड ये वैल्यू सम में हमें आगे कहीं पर यूज करना पड़ेगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया nRT ln ऑफ V2 by V1। V2 मतलब पॉइंट बी पे गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो दैट इज V2 एंड V1 मतलब पॉइंट ए पे गैस का वॉल्यूम जो रहेगा दैट इज V1। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है V2 by V1 को हमें 8 लेना है। तो ये जो V2 by V1 है इसे हम यहीं पर डाल देंगे 8 एंड देन दिस टर्म बिकम्स ln 8 एंड 8 कैन बी रिटन एज 2Q। नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स 3 को हम बाहर ले सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 3 बाहर आने के बाद 3nRT ln 2।
ln 2 का वैल्यू इन्होंने बोला था 0.7 लेना है, तो 0.7 into 3 दैट बिकम्स 2.1 एंड दिस बिकम्स 2.1 एंड बचा हुआ पार्ट इज nRT। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बन गया वर्क डन का, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर Q, एंड Q वाज ईदर द हीट अब्सॉर्ब्ड और द हीट रिलीज्ड। अब ये वाला टर्म हीट अब्सॉर्ब्ड क्यों रिप्रेजेंट करेगा इसे समझो। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये पॉजिटिव रहेगा, R गैस कांस्टेंट है ये भी पॉजिटिव रहेगा, एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन विच इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये नंबर जो है वो पॉजिटिव आया, एंड बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव आया इट विल रिप्रेजेंट हीट अब्सॉर्ब्ड, एंड सिमिलरली Q का वैल्यू अगर नेगेटिव आता तो ये हीट रिलीज्ड रिप्रेजेंट करता। तो ये तुम्हारा हीट अब्सॉर्ब्ड हो गया। एंड इस पूरे साइकिल में अगर देखोगे A टू B, इसमें तुमने हीट अब्सॉर्ब किया, B टू C में इन्होंने वैसे तो क्वेश्चन में बोल के रखा ही है कि हीट एमिट होने वाला है, बट हम कैलकुलेट करके भी देख लेंगे कि Q का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो BC वाला जो पाथ है इसमें भी हीट रिलीज होने वाला है, एंड CA वाला जो पाथ था इसमें ऑलरेडी Q जीरो था, सो द हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड ओनली इन द पाथ AB। तो पाथ AB में जो हीट तुमने अब्सॉर्ब किया यही हीट रिप्रेजेंट करेगा Q इन को, and Q in, if you remember, it was the total heat which is being absorbed in the entire cycle. So the total heat absorbed in the entire cycle is only on the path AB, and that is why the heat absorbed on the path AB, this itself will represent Q in. सेकेंड हमें फाइंड करना है BC पे हीट कितना रिलीज होगा। तो BC पर भी तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। अब BC वाला जो पाथ है उस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। अगर वर्क डन को जीरो डाल दिया तो Q इक्वल टू डेल्टा U आएगा, एंड डेल्टा U का फॉर्मूला रहता है NCV डेल्टा T। सो Q दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड डेल्टा U को लिखेंगे NCV डेल्टा T। CV का वैल्यू फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज 3R/2, तो ये बनेगा N इंटू 3R/2 इंटू डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर BC वाला प्रोसेस है तो फाइनल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट C विच इज T डैश, एंड इनिशियल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट B विच इज T। तो डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर ये बनेगा T डैश माइनस T, एंड इसे कैलकुलेट करने के लिए T डैश का फॉर्मूला हमें फाइंड करना होगा। अब T डैश फाइंड करने के लिए CA वाला पाथ एडियाबैटिक है, ये वाला फैक्ट हमें यूज करना होगा। अगर CA वाला पाथ एडियाबैटिक है तो यहाँ पर इक्वेशन फॉलो होगा PV पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन अगर P को हम लिख ले एज nRT अपॉन V, ऐसा इसलिए बिकॉज हमें टेम्परेचर फाइंड करना था एट द पॉइंट C, वी वांटेड द वैल्यू ऑफ T डैश, एंड T डैश अगर मिल जाएगा तो ये Q जो भी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें टेम्परेचर लाना होगा, सो वी आर राइटिंग P एज nRT अपॉन V, एंड V पावर गैमा कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव V पावर गैमा माइनस 1 और T पावर 1 आएगा, एंड NR को यहाँ नीचे ले लेंगे तो K अपॉन NR विल बी अनदर कांस्टेंट K डैश, बेसिकली T V पावर गैमा माइनस 1 विल बी कांस्टेंट। So on the path AC we will use the equation TV power gamma minus 1 equal to constant. So we can say at the point A TA VA power gamma minus 1, TA मतलब T, फिर VA power gamma minus 1, VA मतलब V1 ही है, so V1 TV1 power gamma minus 1, gamma is 5/3 for a monoatomic ideal gas, तो gamma minus 1 2/3 आएगा, so TV1 power 2/3 equal to that will be TC VC power gamma minus 1, TC मतलब T dash, VC मतलब V2, and power gamma minus 1, gamma is 5/3 so gamma minus 1 will be 2/3। रीअरेंज कर लेंगे तो T dash यहाँ पर that will be equal to T V1 पावर 2/3 अपॉन V2 पावर 2/3, तो ये आ जाएगा V1 by V2 द होल पावर 2/3। अब V2 by V1 इन्होंने ऑप्शन ए में 8 बोला था, V2 by V1 अगर 8 यहाँ पर डाल देंगे तो V1 by V2 ये आ जाएगा 1/8 पावर, पहले तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा बिकॉज बाई 3 है, 1/8 का क्यूब रूट ये आएगा 1/2, एंड 1/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/4। सो ये हो जाएगा T डैश इज इक्वल्स टू T इंटू 1/4 मतलब T/4, तो T डैश का वैल्यू तुम्हें T/4 मिल गया, एंड ये T डैश का वैल्यू तुम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर पाओगे, तो T डैश को T/4 डालेंगे, एंड देन T/4 माइनस T दैट विल बी माइनस 3T/4, तो ये आ गया इंटू माइनस 3T/4, and when you multiply everything over here this becomes 3 into minus 3 which is minus 9, 2 into 4 will be 8, तो ये minus 9/8 and the remaining terms are nRT, so ये बन गया minus 9/8 nRT। You can divide the two numbers and that will give you minus 1.125 nRT। अब Q का फॉर्मूला देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इसलिए बिकॉज nRT ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव,
एंड ये नेगेटिव साइन आ गया, सो ओवरऑल ये नंबर नेगेटिव रहेगा एंड Q का वैल्यू नेगेटिव आया। अगर Q नेगेटिव आया इट मींस दैट हीट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड ये Q हमने कैलकुलेट किया था पाथ BC के लिए, सो ऑन द पाथ BC हीट विल बी एमिटेड बिकॉज Q का वैल्यू नेगेटिव आया, तो ये Q जो रहेगा ये Q आउट रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज Q आउट इफ यू रिमेंबर वाज द हीट रिलीज्ड इन द एंटायर सिस्टम, सिस्टम मतलब in the entire cycle, and in the entire cycle heat is released only on the path BC, so ये जो BC पे heat release किया यही total heat released रहेगा in the entire cycle and that is why it represents Q out। तो Q in and Q out के values हमें मिल चुके हैं। अब ऑप्शन ए का आंसर भी मिल जाएगा। इन्होंने बोला था हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस BC, जो प्रोसेस BC में तुमने हीट रिलीज किया इट इज 1.125 nRT, नेगेटिव साइन का इतना ही सिग्निफिकेंस था कि ये हीट रिलीज्ड है एंड हीट अब्सॉर्ब रहता तो ये पॉजिटिव आता। इन शॉर्ट द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस BC it is 1.125 nRT and the heat absorbed in the process AB it is 2.1 nRT। क्लियरली ये वाला हीट अब्सॉर्ब्ड ज्यादा है और ये वाला हीट रिलीज्ड कम है। दे आर सेइंग द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस BC is smaller than the heat absorbed in the process AB and it is correct because ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के कंपेयर में छोटा है, तो ऑप्शन ए इज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। बढ़ेंगे आगे। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 eta means the efficiency it does not depend on the temperature of the isothermal process। अब temperature of the isothermal process मतलब given setup में हमने temperature of the isothermal process ये T लिया था, तो ऑप्शन बी में इन्होंने बस इतना बोला है कि ईटा का वैल्यू T के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1। जैसे ऑप्शन ए में V2 by V1 8 दे के रखा था, V2 by V1 का कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। अब ईटा डिपेंड करेगा या नहीं इसके लिए ईटा का फॉर्मूला ही देख लो। ईटा का फॉर्मूला था Q in minus Q out upon Q in। अगर V2 by V1 का वैल्यू गिवन रहेगा तो जैसे यहाँ पर V2 by V1 को हमने 8 डाला था वैसे V2 by V1 का कोई भी वैल्यू रहेगा वो डाल सकते हैं एंड Q in का जो भी एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय nRT। सिमिलरली V2 by V1 अगर गिवन रहेगा जैसे ऑप्शन ए में 8 देके रखा था तो हम T डैश को फाइंड कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ T एंड देन Q आउट भी हमें nRT के टर्म्स में मिल जाएगा। अगर गिवन सेटअप के लिए ही मतलब ऑप्शन ए में जो V2 by V1 8 दिया था अगर इसके लिए ही एफिशिएंसी फाइंड करने का ट्राई करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला Q in minus Q out upon Q in, तो Q in को डाल देंगे 2.1 nRT, तो ये बनेगा 2.1 nRT माइनस Q out। अभी Q out को मैंने माइनस 1.125 nRT लिखा बट एक्चुअली Q out represents only the heat that is being released। ये माइनस वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा कि हीट रिलीज हुआ है बट Q out represents the absolute value of the heat that you are releasing। तो Q out यहाँ पे जो डालोगे एफिशिएंसी के फॉर्मूला में वो तुम्हें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डालना होगा दैट इज ओनली 1.125 nRT। सो ईटा बनेगा Q in which is 2.1 nRT Q out, तो माइनस के बाद Q out जो डालेंगे दैट इज ओनली 1.125 nRT एंड डिवाइड करना होगा बाय Q in अगेन, सो Q in is 2.1 nRT। सो न्यूमरेटर से nRT कॉमन आएगा और ये डिनोमिनेटर के nRT के साथ कट हो जाएगा एंड ईटा का जो फाइनल वैल्यू आएगा द फाइनल वैल्यू ऑफ ईटा दैट विल सिंपली बी 2.1 माइनस 1.125 डिवाइडेड बाय 2.1। बेसिकली ईटा का तुम्हें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगा और इसके वैल्यू में टेम्परेचर और टी का कोई टर्म नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर V2 by V1 का वैल्यू गिवन रहेगा तो ईटा का तुम्हें एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा एंड ये ईटा का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया दैट अगर V2 by V1 का वैल्यू गिवन रहेगा तो ईटा का वैल्यू कांस्टेंट आएगा एंड ईटा का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस जो इस सेटअप में हमने कैपिटल T लेके रखा था। सो बी इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। आगे पढ़ेंगे ऑप्शन सी। So in option C they are stating if V2 by V1 is equal to 8, V2 by V1 को 8 हमने ऑप्शन ए में ऑलरेडी ले लिया था, तो जो ऑप्शन ए के कैलकुलेशंस थे they will be valid for option C also। So yes, if V2 by V1 is equal to 8 then temperature of gas at A is 4 times the temperature of gas at C। temperature of gas at A मतलब T and temperature of gas at C मतलब T dash। so इन्होंने बोला temperature of gas at A मतलब T is 4 times the temperature of gas at C, मतलब 4 times T dash। तो ये सेटिस्फाई होगा या नहीं इसके लिए ये वाला रिलेशन देख लो। यहाँ पर हमने डिराइव किया था T dash is T by 4, तो रीअरेंज करके T इक्वल टू 4 T dash मिल जाएगा एंड T इक्वल टू 4 T dash यही इन्होंने ऑप्शन सी में भी बोला था। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट आ गया एंड फाइनली ऑप्शन डी इवैल्यूएट करेंगे। वंस अगेन V2 by V1 is equals to 8,
तो सेम कैलकुलेशंस दैट वी हैड डन फॉर ऑप्शन ए ये ऑप्शन डी के लिए भी वैलिड रहेंगे. सो V2 by V1 is equals to 8. Then the pressure of gas at A means PA is 4 times the pressure of gas at B. तो equal to 4 PB. ये आएगा या नहीं, इसके लिए A और B पे जो भी प्रोसेस था उसका इक्वेशन अप्लाई करेंगे और चेक कर लेंगे ये सही है या गलत. सो A to B was an isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV कांस्टेंट रहता है. सो वी कैन से PA VA, बट VA मतलब V1. सो PA V1 इक्वल टू PB VB. सो PB and VB मतलब V2. So PA V1 is PB into V2. रीअरेंज करेंगे तो PA is equal to V1 को यहाँ नीचे ले लो. So that will be PB into V2 upon V1. But V2 upon V1 8 लेना था, तो ये आ जाएगा PB into 8. So we are getting PA is 8 times PB and इन्होंने बोला PA is 4 times PB. तो ऑप्शन डी तुम्हारा गलत ऑप्शन हो गया. Finally, the only correct options for this question are options A, B and C, and D is an incorrect option. In my view, this was a very easy and a very scoring question in this year's paper. ऐसा इसलिए बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किए और तुरंत मालूम पड़ गया कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और कौन सा गलत. इस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं. So yes, with a good grip on the theory of thermodynamics and a thorough practice of past year's papers, this question will feel very easy. Still, आपके व्यूज क्या है इस क्वेश्चन को लेके नीचे कमेंट करके बताना. थर्मोडायनेमिक्स अगर अच्छे से पढ़ना है तो लेक्चर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में.